अगर आप ये PDF नोट्स बाय करना चाहते हैं तो यहाँ टॉप पर जो दिख रहा है उस पर क्लिक करें। वहाँ से आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जाकर अपने नोट्स बाय कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। आज के वीडियो में ये सिखाया जाएगा कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें कितने जजेस काम करते हैं, उनके पास कौन सी पावर्स हैं, कितने वक्त के लिए वो ऑफिस में रहते हैं। तो ये सारी तफसील सिखाई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, जैसे कि बाकी मैंने अब तक जितने डाले सारे इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया भी था। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने ये लिखना है कि इन द यूनाइटेड स्टेट्स द थर्ड ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड द जुडिशरी। पहली दो ब्रांचेस में एक है कांग्रेस और दूसरी है एग्जीक्यूटिव का जो प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये दो ब्रांचेस के अलावा जो सबसे बड़ी ब्रांच तीसरी नंबर पे आती है वो है जुडिशरी की। तो यहाँ पे ये बात बस लिखी है कि जो जुडिशरी है वो गवर्नमेंट की तीसरी इम्पोर्टेंट ब्रांच है। फिर आता है इट इंक्लूड्स मैनी कोर्ट्स, कि जुडिशरी में बहुत सी आपको कोर्ट्स मिलती हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट अकेली नहीं है, इसमें आपको हाई कोर्ट भी मिलेगी, फिर लोअर कोर्ट भी मिलेगी, फिर उनमें भी डिस्ट्रीब्यूशंस है, क्रिमिनल की अलग है, फिर लोअर कोर्ट में सिविल की अलग है। तो इस तरह से बहुत सी कोर्ट्स होती हैं जो जुडिशरी में मौजूद हैं। बट द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाइस्ट वन, और इन सारी कोर्ट्स में से सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट होती है। और सुप्रीम कोर्ट एक ही कोर्ट होती है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में दूसरी कोर्ट नहीं होती। एक ही सुप्रीम कोर्ट होती है, बाकी नीचे लोअर कोर्ट्स काफ़ी सारी मौजूद होती हैं। The USA was the first country in the world to give such big power to its court. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि USA वो पहला मुल्क था जिसने सबसे ज़्यादा पावर्स जो है अपनी कोर्ट्स को दी थी। The Supreme Court makes sure that the Constitution is followed. सुप्रीम कोर्ट पूरी कोशिश करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फॉलो किया जाए। इट ऑल्सो कीप्स बैलेंस बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ये बेसिकली फेडरल सिस्टम, जिसको हम फेडरेशन भी कहते हैं, उसकी बात करें। अगर आपको फेडरल सिस्टम का नहीं पता, उसमें क्या होता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो मेन है, पूरे मुल्क को चला रही है, और बाकी की जो गवर्नमेंट है वो जितनी स्टेट्स हैं ना अमेरिका में, उन सारी स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती स्टेट की गवर्नमेंट के साथ। स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो खुद चलती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं अमेरिका के अंदर वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप यूके की बात करें और बाकी की कोर्ट्स की बात करें जो डिफरेंट मुल्कों में बनी है, उनके पास इतनी ताकत नहीं है जितनी अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के पास है और बाकी की कोर्ट्स के पास हैं। इसलिए यहाँ पे कहा है कि ये बहुत फर्स्ट कंट्री था जिसने बहुत ज़्यादा पावर्स जो हैं दी थी अपनी कोर्ट्स को। आगे मज़ीद इसमें बातें ये लिखी हैं कि अब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पावर्स के ऊपर इतनी ज़्यादा बात क्यों बोली, क्योंकि देखें जब सुप्रीम कोर्ट जो मेन गवर्नमेंट की मौजूद है, जब उसके पास ज़्यादा पावर्स होंगी तो जो स्टेट्स की गवर्नमेंट है वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का बंदा अगर अपने स्टेट के शहरियों को इंसाफ नहीं देगा, उनको राइट्स नहीं देगा, तो यही जो कोर्ट है सवाल करेगी स्टेट की गवर्नमेंट से कि आप ऐसे लॉज क्यों बना रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हैं, जो इंसानों को फ़ायदा नहीं दे रहे। तो ये पावर्स होना कोर्ट के पास बड़ी ज़रूरी हैं ताकि कोई भी गवर्नमेंट का इदारा, चाहे वो मेन गवर्नमेंट की हो या स्टेट की गवर्नमेंट की हो, अपनी पावर्स को मिसयूज़ ना करे। ठीक है, इसलिए इनको पावर ज़्यादा दी गई हैं। अब हम आ जाते हैं हिस्ट्री के ऊपर। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द USA वॉज जॉन जे, chosen by जॉर्ज वाशिंगटन in 1789। जब जॉर्ज वाशिंगटन खुद भी प्रेसिडेंट पहले बने थे अमेरिका के, ज़ाहिर जॉर्ज वाशिंगटन सबसे पहले प्रेसिडेंट थे, 1789 में ये आए थे। इन्होंने ही सबसे पहले चीफ जस्टिस, जिनका नाम है जॉन जे, जिनकी यहाँ पे तस्वीर मौजूद है, इनको रखा था। और ये बेसिकली फ़ोटो वगैरह नहीं है, ये एक पेंटिंग है, क्योंकि उस ज़माने में कैमरेज़ वगैरह तो काफ़ी लेट आए थे। कॉमनली हर बंदे के पास कैमरा तो काफ़ी लेट आया था, तो इनकी ये प्रॉपर पेंटिंग बनाई गई थी और ये नेट पे भी मौजूद है, जॉन जे जस्टिस की। ये पहले जज हैं। अब हम बात करते हैं कि अमेरिका में कितने जजेस मौजूद होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है अमेरिका की। नो अदर कोर्ट इज़ अबव इट, और कोई भी कोर्ट इससे बड़ी नहीं होती। इस डिसीजन आर फाइनल एंड कैन नॉट बी चेंज बाय अदर कोर्ट, और इसमें जो भी डिसीजन लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में वो फाइनल होता है और इनके डिसीजन को जो है चेंज नहीं कर सकती कोई भी लोअर कोर्ट। अब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कितने नंबर के जजेस होते हैं। नंबर मीन्स कि कितने तादाद में जजेस मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे क्यूरम का वर्ड आ गया। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम क्यूरम क्या होता है। जब भी हम नंबर्स या तादाद की बात करें तो वहाँ क्यूरम लिखा आता है अक्सर। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है कि देखिए अगर कोई केस है सुप्रीम कोर्ट में गया है,
अब सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक रूल्स लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि 10 ही जजेस होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जो ये केस डील कर सकें। अगर 10 में से कोई एक भी जज मिसिंग हुआ तो उस केस में डिसीजन जो भी लिया जाएगा उसको सही नहीं माना जाएगा। ये मैं वैसे एक बात बता रही हूँ कि एक फ़िक्स्ड तादाद कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख दी होती है, उस फिक्स्ड तादाद को हम क्यूरम कहते हैं। क्यों क्यूरम कहते हैं कि अगर वो तादाद पूरी नहीं है तो कम लोगों की मौजूदगी में कोई फ़ैसला लिया जाएगा तो उस फैसले की कोई अहमियत नहीं होगी, क्योंकि जितने तादाद के लोगों की ज़रूरत थी वो फ़ैसला लेने की, उतने लोग ही नहीं थे वहाँ पे। ठीक है, तो यही बात है कि क्यूरम का यही मतलब बनता है कि यूएसए के अंदर तकरीबन उस ज़माने में 5 जजेस की अमाउंट फ़िक्स की गई थी जब शुरू में कोर्ट का सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ था अमेरिका में। यानी कि जब कोर्ट्स पहली दफ़ा बनी थी तो 5 जजेस के बारे में बताया गया था कि एक चीफ़ जस्टिस होगा और बाकी के जो 4 हैं वो मामूली जजेस होंगे जो चीफ़ जस्टिस नहीं होते। फिर उसके बाद जब कुछ वक्त गुजरा फिर ये 5 से तादाद इनकी 6 में कन्वर्ट हो गई। नाउ देयर आर 9 जजेस और आजकल अगर हम आजकल की बात करें 2026 की तो अब 9 जजेस हैं। तस्वीर में भी 9 जजेस आपको दिखेंगे। ये जो दरमियान में जो बैठे हैं ये हमारे चीफ़ जस्टिस हैं। और अगर आपने प्रेसिडेंट की इलेक्शन और पावर्स की अगर वीडियो देखी उधर भी इन्हीं के सामने ही डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ लिया था। इन्हीं की तस्वीर मैंने लगाई हुई थी अपने नोट्स में, आपको दिखी भी होगी। उसके अलावा जितने भी आपको बाकी के जजेस दिख रहे हैं ये नॉर्मल जजेस हैं। इनमें से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये हो गए जज और दरमियान में चीफ़ जस्टिस कितने हो गए? 9 लोग हो गए ये। तो ये 9 लोग जो है क्यूरम बन गया है आपके 9 जस्टिस होने चाहिए केस को डिसाइड करने के लिए। तो अब वहाँ पे 9 मौजूद हैं इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, यानी कि चीफ जस्टिस को मिला के 9 लोग होते हैं। कांग्रेस कैन चेक दिस नंबर बट फॉर द लास्ट 50 years इट हैज़ रिमेन 9। यहाँ पे कह रहे हैं कि कांग्रेस इन नंबर की तादाद को बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है, लेकिन पिछले 50 सालों से सिर्फ 9 ही अब तक जजेस रहे हैं, ज़्यादा तादाद नहीं की गई। पहले ज़ाहिर है 5 थे, फिर 5 से 6 की गई, फिर बाद में 9 पे रोक दी गई। एट लीस्ट 6 जजेस मस्ट बी प्रेजेंट टू मेक डिसीजन। अब देखें ये यहाँ से क्यूरम आ जाता है, ये जो लाइन है ये क्यूरम की बात हो रही है। देखें अगर कोई केस आ गया है और फॉर एनी रीज़न 9 के 9 जजेस मौजूद वहाँ पे नहीं है, सिर्फ 7 मौजूद हैं या 6 मौजूद हैं, तो यहाँ पे शर्त ये रखी गई है कि 6 जजेस का होना लाजमी है जब भी कोई केस का डिसीजन लिया जाए। अगर 6 की जगह सिर्फ 4 जजेस ने डिसीजन लिया है तो उस केस की कोई वैल्यू नहीं होगी, उस डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं होगी। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो ये जो लाइन है ये हमारा क्यूरम वाली लाइन है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक शर्त रखी गई है कि 6 जजेस अगर होंगे तब ही डिसीजन का फ़ैसला सही हम मानेंगे, ठीक है। तो क्यूरम का मतलब आपने यहाँ से जान लिया। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग में जिसमें है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कि कैसे ये जजेस अपॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे जो ये लाइंस लिखी जाएंगी ये सारी की सारी हमने प्रेसिडेंट के पावर्स के अंदर भी ये बातें पढ़ी हैं। अगर आपने प्रेसिडेंट के पावर्स की वीडियो नहीं देखी लाजमी देख लीजिएगा। प्रेसिडेंट के पावर वाला पोर्शन अक्सर पेपर में आता है, पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट की पावर्स क्या हैं। देखें प्रेसिडेंट की पावर्स में भी मैंने यही बताया कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो खुद ही सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को चुनते हैं, लेकिन जिन जजेस को प्रेसिडेंट ने ज़रा सेलेक्ट किया अप्रूवल सेनेट का वहाँ पे दिया जाता है। यानी कि क्या होता है कि जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट जाती है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट कहता है ठीक है ये बंदे ठीक हैं जजेस बनने के लिए, फिर मज़ीद अप्रूवल दिया जाता है सेनेट का। यानी कि सपोज़ 5 जजेस गए हैं प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने कहा है कि ठीक है इन बंदों को हम जजेस बना देंगे, फिर अप्रूवल के लिए उन बंदों का नाम जिनको जजेस बनाया जाएगा सेनेट के पास जाएंगे। सेनेट प्रॉपर्ली उनको मज़ीद चेक करेंगे कि उनकी क्वालिफ़िकेशन ठीक है, उनका कितना तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, कितने केसेस उन्होंने पहले डील किए थे लोअर कोर्ट में। तमाम चीज़ें चेक करने के बाद सेनेट फिर उनको परमिशन दे देता है कि वो अपनी जॉब जो है स्टार्ट कर सकते हैं एज अ जज। The Senate carefully checks the president's choice before approving. Only after the Senate approval the judge is officially appointed. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिन बंदों को प्रेसिडेंट ने चेक करके अप्रूवल दे दिया था तो बाद में फिर वो मज़ीद अप्रूवल के लिए सेनेट के पास जाएंगे, ठीक है। देखिए प्रेसिडेंट के हाँ कहने से वो बंदे फ़ौरन से जजेस की कुर्सी पे बैठ के जॉब नहीं स्टार्ट करते, बल्कि प्रेसिडेंट के बाद नेक्स्ट पर्सन सेनेट होते हैं जो कि सेनेट के लोग होते हैं जो चेक करते हैं इन जजेस को। बहुत डिटेल से चेक किया जाता है सारे जजेस को, उसके बाद ही ये जजेस ऑफिशियली अपॉइंट हो जाते हैं। अब आते हैं क्वालिफ़िकेशन के ऊपर। क्वालिफ़िकेशन ऑफ जजेस,
द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से व्हाट क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ जज। जो कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका का उसमें क्लियरली मेंशन्ड ही नहीं है कि कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, ये चीज़ तो उसमें मेंशन नहीं है। दिस मीन्स द प्रेसिडेंट हैज़ फ्रीडम टू चूज़। इसका मतलब यह है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया तो फिर प्रेसिडेंट जो अमेरिका का है उसके पास पूरी आज़ादी है कि वो किस तरह के बंदे को एज अ सुप्रीम कोर्ट जज रखेंगे। ठीक है। यूजुअली जजेस आर वेल नोन लॉयर्स एंड वेरी कैपेबल पीपल। और जजेस हमेशा एक ऐसे पर्सन होते हैं जो बहुत अच्छे वकील भी रहे होते हैं पहले, और वो बड़े कैपेबल बंदे होते हैं, तभी उनको सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो ये चीज़ों का हमने ख्याल रखना है, यानी कि प्रेसिडेंट को ये पावर्स तो मिल गई हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रख सकता है, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन की कोई डिटेल बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं। लेकिन क्वालिफ़िकेशन को अगर देखना भी है ना किसी प्रेसिडेंट को, तो याद रखें कि प्रेसिडेंट उसी बंदे को जज बनाए जो बहुत अच्छा लॉयर भी रहा हो, उसका लॉयर एक्सपीरियंस भी बड़ा अच्छा रहा हो, और जब वो जज बना था पास में, अगर वो जज बना था पहले या अगर जज नहीं भी था तो एज अ लॉयर वो कैसा रहा, उसने लोगों को कैसे डील किया। तो ये सारी चीज़ें प्रेसिडेंट को चेक करके ही किसी बंदे को जज रखना चाहिए। अब हम आ जाते हैं टेन्योर पे। टेन्योर का मतलब ये होता है कि कितने वक्त के लिए ये लोग अपनी जॉब पे रहते हैं। जजेस सर्व फॉर लाइफ इफ़ दे हैव गुड बिहेवियर। यहाँ पे कहते हैं कि कोई इनकी टाइम फिक्स्ड नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी के लिए जॉब सर्व कर सकते हैं, यानी कि जॉब पे रह सकते हैं तब तक के लिए जब तक कि इनका बिहेवियर सही रहता है, यानी कि कोई गलत काम नहीं करते जिसकी वजह से इनको जॉब से निकाला जाए। दे कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट बाय इम्पीचमेंट। इनको इम्पीचमेंट के अलावा रिमूव नहीं किया जा सकता। इम्पीचमेंट का मतलब ये है कि अगर इन जजेस ने कोई गलत काम कर दिया है जो उनको नहीं करना चाहिए, वहाँ पे इनको जॉब से निकाला जाता है। और जॉब से कैसे निकाला जाता है कि जो कांग्रेस का डिपार्टमेंट है जहाँ पे सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 2 हाउसेज़ हैं, यही 2 हाउसेज़ इन पे इम्पीचमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इम्पीचमेंट का क्या मतलब है कि प्रॉपरली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो लोअर हाउस है कांग्रेस का, वो उस जज के ऊपर कार्रवाई करते हैं, चेक करते हैं। जब उनको कंफर्म हो जाता है कि वाकई में इस जज ने कुछ गलत किया है, फिर वो बातें जाती हैं सेनेट के डिपार्टमेंट में, फिर सेनेट मज़ीद इनके बारे में फ़र्दर चेक करके इनको 2/3 वोट दे के निकाल देता है जॉब से। अगर 2/3 वोट नहीं आता तो ये जॉब से नहीं जाते, अगर 2/3 वोट आ जाता है तमाम सेनेट के डिपार्टमेंट से, तो फिर इनको जॉब छोड़नी पड़ती है। अब हम इनकी सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी कम नहीं होती, उल्टा इनकी सैलरी हर दफ़ा जो है थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। और इनकी रिटायरमेंट का कोई फ़िक्स टाइम जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताया, बट इतना ज़रूर बता दिया है कि 70 तक की एज वाले को जो है निकाला जा सकता है। लेकिन अगर उनकी 70 एज है और वो एक अच्छे करैक्टर के जज रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे केसेस सॉल्व किए हैं, उनका अच्छी रेपुटेशन बनी है, तो वो मज़ीद 10 साल और भी सर्व कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। रिटायरमेंट की ऐसा जो उन्होंने कोई फ़िक्स्ड एज नहीं रखी, बट अंदाज़न रफली कह दिया कि 70 की अगर एज के करीब हो गए हैं और उनसे जजेस वाले केसेस नहीं हैंडल हो रहे, क्योंकि ज़ाहिर अक्सर जब बंदे बूढ़े हो जाएं तो उनकी कुछ सलाहियतें कम हो जाती हैं, जैसे कि सुनने बोलने की सलाहियत अक्सर बूढ़े लोगों में कम हो जाती है जिनकी 70 में एज चली जाए। तो अगर वो बीमार पड़ गए हैं इस एज में पहुंच के, तो फिर वो बेशक छोड़ दें जॉब, रिटायर कर सकते हैं। नहीं तो अगर उस एज में भी वो काम करने के काबिल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं सेशंस ऑफ द कोर्ट के ऊपर। द सुप्रीम कोर्ट सिट्स इन द वाशिंगटन DC एवरी ईयर फ्रॉम अक्टूबर टू मई। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो वाशिंगटन DC में अक्सर बैठते हैं अक्टूबर से लेके मई तक। केसेस आर हर्ड ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। और वो जो केसेस हैं उस वक्त वाशिंगटन की लोकेशन में अक्टूबर में ये सब सिस्टम स्टार्ट होता है, मई तक चलता है, और ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे इन 3 दिन तक ये केसेस चलते हैं, बाकी दिन छुट्टी रहती है। जजेस डिस्कस केसेस ऑन सैटरडे एंड ऑन मंडे दे अनाउंस देयर डिसीजन। यानी कि केस ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे तक चलता है और केस का डिसीजन जो है जजेस सैटरडे में डिसाइड करते हैं, और जो भी डिसीजन होता है वो मंडे में अनाउंस कर देते हैं। तो इस तरह की बस सादी सी बातें इसमें लिखी है, इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात कोई लिखी नहीं है। अब हम आ जाते हैं जुरिस्डिक्शन के ऊपर। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी मौजूद होती है। अब ओरिजिनल का क्या मतलब है, देखें 2 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक होती है ओरिजिनल, एक होती है अपेलेंट। अपेलेंट का मतलब ये है कि एक केस लोअर कोर्ट में गया था, वहाँ पे केस किसी भी रीज़न से अच्छा नहीं आया, या केस में कोई ऐसी बात हो गई है जो पार्टीज़ को अच्छी नहीं लग रही,
तो उस केस का जो डिसीजन है अगर अच्छा नहीं लगता लोअर कोर्ट का पार्टीज़ को, तो वो पार्टीज़ बड़ी कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में उसी केस को दोबारा से स्टार्ट करा देती हैं अपील करके, ठीक है। तो ये होता है अपेलेंट केस, इसको अपेलेंट जुरिस्डिक्शन भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की, इसका मतलब ये है कि केस पहली दफ़ा सीधा सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही आया, किसी लोअर कोर्ट में नहीं गया, इसको कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब जुरिस्डिक्शन का मतलब यह है कि हर कोर्ट के पास अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन है। कुछ कोर्ट्स, अगर हम लोअर कोर्ट की बात करें तो एक कोर्ट ऐसी होती है लोअर जो सिर्फ ओरिजिनल केसेस डील कर सकती है, उधर आप अपील के केसेस नहीं भेज सकते। दूसरी कोर्ट होती है जिसका नाम है अपेलेंट कोर्ट, उस केस में उस कोर्ट में सिर्फ आप अपील के केसेस भेज सकते हो, वहाँ पे ओरिजिनल केस जा ही नहीं सकता। अपील का मतलब ये कि ऑलरेडी लोअर कोर्ट में कोई केस गया था, फिर उसको दोबारा से आपने अपेलेंट कोर्ट में अपील कर दी है कि इधर जाके चेक करवाएं। तो वैसे ही अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी जुरिस्डिक्शंस हैं, यानी कि ये सिर्फ लिमिट इस पे नहीं लगती कि ये सिर्फ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन डील कर सकता है, ये अपेलेंट जुरिस्डिक्शन भी डील कर सकता है, ये ओरिजिनल भी डील कर सकता है, ये हर तरह के केसेस डील कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सबसे बड़ी कोर्ट है। तो उनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, यानी कि हर तरह के जो नए केसेस हैं वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वो कौन से केसेस हैं उसके एग्जांपल भी मैंने दे दिए हैं, जैसे कि केसेस जिसमें एम्बेसडर्स और फॉरेन लोग आ जाते हैं, या जो फॉरेन ऑफिसर्स हैं, यानी कि किसी और मुल्क के ऑफिसर्स अगर अमेरिका में आ जाए, उनका कोई केस है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। उसके अलावा ट्रेडिंग से रिलेटेड, जैसे कि समंदर में कोई ट्रेडिंग हो रही है या पानी में कोई एक्सीडेंट का केस आ गया, कोई शिप से रिलेटेड कोई केस आ गया, वो भी इसमें जा सकता है। उसके अलावा जो यूएसए की गवर्नमेंट है और या उनकी पार्टी का कोई केस है वो भी डायरेक्ट जा सकता है। उसके अलावा स्टेट्स के दरमियान कोई लड़ाई लग गई है, मिसाल के तौर पर अमेरिका की 2 स्टेट है, उनके आपस में कोई लड़ाई लग गई है, तो वो केसेस भी यहाँ पे जा सकते हैं। उसके अलावा जो स्टेट में रहने वाले लोग हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उसके अलावा यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और ट्रीटीज़ से रिलेटेड भी कोई केस है वो भी जा सकता है। ट्रीटीज़ मीन्स जो मुल्कों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उनके केसेस भी डायरेक्ट यहाँ पे जा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपेलेंट जुरिस्डिक्शन पे। इन सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपेलेंट केसेस भी जा सकते हैं, यानी कि जो अपील करते हैं ना केस इन कोर्ट में, वो भी इधर जा सकते हैं। यानी कि अगर लोअर फेडरल कोर्ट और स्टेट कोर्ट्स में जो डिसीजन लिया गया है पार्टीज़ को सही नहीं लग रहा, तो वो इन कोर्ट्स से केस को उठा के सुप्रीम कोर्ट में कैसे लेके जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपील करते हैं कि फेडरल कोर्ट में जो डिसीजन लिया गया था या फिर स्टेट कोर्ट में जो डिसीजन लिया गया था, हम उससे खुश नहीं हैं, हमारा नुकसान हुआ है, आप प्लीज़ हमारे केस को दोबारा से स्टार्ट करें। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर वही केसेस दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं जो पहले फेडरल या फिर स्टेट कोर्ट में हुए थे पहले। मोस्ट केसेस कम टू द सुप्रीम कोर्ट इन दिस वे, और ज़्यादातर केसेस सुप्रीम कोर्ट में अपील के ज़रिए ही जाते हैं। ओरिजिनल केसेस बहुत कम जाते हैं, ज़्यादा अपील वाले ही जाते हैं। स्पेशली दोज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड केसेस ज़्यादा जा रहे होते हैं, जैसे कि किसी के राइट्स वायलेट हो गए हैं, कोई लड़ाई लग गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मौजूद है कि किसी को राइट्स नहीं मिल रहे, या फलां कोई बात हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मना की गई कि ये चीज़ नहीं करनी, फिर भी वो चीज़ हो गई है। तो इस तरह की जो लड़ाइयाँ हैं, तो वो जो केसेस होते हैं वो सारे केसेस बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कह रही, ये रिकॉर्ड्स हैं अमेरिका के मौजूद, उसी के अंदर ही ये बातें लिखी गई हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन वाले केसेस ज़्यादा जाते हैं। अब हम आते हैं रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट क्या रोल निभाता है। सबसे पहले तो ये रोल निभाता है कि गार्डियन है ये राइट्स का, यानी कि इंसानों के राइट्स अगर कोई वायलेट करे या किसी को तकलीफ़ पहुंचाए तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले हेल्प करती है उनको कि इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ पीपल बाय इशूइंग ऑर्डर लाइक हबी कर्पस, यानी कि हबी कर्पस जैसे पावर्स सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। हबी कर्पस का मतलब ये है कि किसी बंदे को अगर अगवा कर दिया गया है और जिसको अगवा किया गया है वो बंदा अगर बात नहीं सुन रहा तो आप कोर्ट से कह के हबी कर्पस का केस स्टार्ट करवा सकते हैं। हबी कर्पस का मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस बंदे से कहेगी कि आपने जिसको अगवा किया है उसको 24 आवर्स के अंदर कोर्ट में लेके आओ और ख़ुद भी कोर्ट में आओ, अगर नहीं आओगे तो तुम्हें भी हम उठवा के कोर्ट में ले आएंगे और उस बंदे को भी उठा के कोर्ट में ले आएंगे। तो इस तरह से कोर्ट हेल्प करती है उन आम लोगों की। उसके अलावा प्रोटेक्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कांग्रेस ने कोई ऐसा लॉ बना दिया या फिर प्रेसिडेंट ने कोई ऐसा एक्शन ले लिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो इन दोनों सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट जो है इन दोनों डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल में रखती है, इनको रोकती है। डेवलपर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अलावा यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डेवलप कराने में भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है कि क्योंकि जो कांग्रेस है वो तो लॉज तो बनाती रहती है, लेकिन बहुत से लॉज ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं प्रेसिडेंट की मदद से, यानी कि कोई केस ऐसा गया कोर्ट में जिसके ऊपर लॉ ही नहीं बना तो उन पर जो डिसीजन लिए थे उन्हीं से ही ज़ाहिर बाद में फिर लॉ बनाए गए थे। तो इस तरह से इन्होंने हेल्प की। फिर आ गया था चीफ अपेलेंट
अथॉरिटी। चीफ अपीलेंट अथॉरिटी का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट है जो कि अपील के केसेस डील कर सकती है। इसके अलावा कोई भी कोर्ट मौजूद नहीं है अमेरिका में जिसमें हम अपील अब कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे आखिरी कोर्ट है, सबसे बड़ी कोर्ट है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे चीफ अपीलेंट कोर्ट, क्योंकि ये अपील भेजने वाली सबसे बड़ी कोर्ट है और ये फाइनल है। फिर आता है मार्क्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। मार्कर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी का मतलब ये है कि जितनी भी पब्लिक पॉलिसी जो प्रेसिडेंट्स बनाते रहे हैं उन सबको ये चेक करती हैं और देखती हैं कि प्रेसिडेंट जो भी पॉलिसी बना रहा है मुल्क के ख़िलाफ़ तो नहीं जा रही। तो इस तरह यहाँ पे बात बताएगी। इसमें एग्जांपल भी मैंने दिए कि एक दफ़ा प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हुआ करते थे, तो उन्होंने एक दफ़ा पॉलिसी बनाई थी न्यू डील लॉज के नेम से 1937 में, तो इनकी इस पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। तो इस तरह से भी जो है कंट्रोल में रखती है सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के एक्शंस पे। अब हम नेक्स्ट हेडिंग देंगे इस पर प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका की, कि अभी इस वक्त अमेरिका में कौन सा चीफ जस्टिस मौजूद है। तो आपने यहाँ पे जॉन जे रॉबर्ट जे आर का नाम लिखना है। 2005 में इनको रखा गया था एज अ चीफ जस्टिस। ये उनकी तस्वीर है जिनको हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। कंक्लूजन आ जाता है, जो भी आपने ऊपर पढ़ा है वही सारा दोबारा से कंक्लूजन में लिख देना। इतना ही था इस वीडियो में। खुदा हाफिज़। हमारी इस वेबसाइट पे पार्ट 2 के सारे नोट्स अपलोडेड हैं, चाहे स्टोरी हो या कोई भी सब्जेक्ट या ग्रामर या पास पेपर या सॉल्व पास पेपर, हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। पेमेंट आप इजी पैस और जैज़ कैश से कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली नोट डाउनलोड के लिए मिल जाएंगे। लिंक सामने शो हो रहा है।